फिर ठीक है। Then let's start. शुरू करते हैं बेटा हम आपके फर्स्ट क्वेश्चन से, विच इज बर्ड्स टिपिकली अकर एट। ये टेस्ट का क्वेश्चन है क्या? यस मैम। ओके ओके नाउ इसके अंदर बेटा जहां तक मुझे लग रहा है आप लोगों को कंफ्यूजन हुई होगी बी ऑप्शन में, मतलब बी और डी ऑप्शन में आई कैन से कि लीफ एक्साइल्स आएगा या टिप्स ऑफ ब्रांचेस एंड लीफ बेसिस आएगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो बर्ड्स का आएगा बेटा दैट शुड बी डी, टिप्स ऑफ ब्रांचेस एंड लीफ बेसिस। ओके सो इसका आंसर डी आएगा। आंसर की में क्या गिवन है, डी और बी? डी गिवन है मैम। डी ही आएगा बेटा इसका। ठीक है जी। मैम लीफ एक्सल्स जरा समझा दो, वो नहीं समझ में आ रहे। लीफ एक्सेल्स होते हैं बेटा अगर ये हमारे पास एक लीफ है, ठीक है जी, तो लीफ का जो ये वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला एरिया, यस मैम। दिस इज लीफ एक्सेल। ओके ओके मैम। ओके बट ठीक है, अगर बेटा सर ने बी कहा है फिर तो फिर हम बी के साथ जाएंगे। If sir is saying B is the correct answer, then I will definitely go with the B. मैं करेक्शन करवा दूंगी या लेकिन मैम टर्मिनल बर्ड तो टिप ऑफ ब्रांच पे ही होती है। बेटा वैसे अगर हम बर्ड्स में इसीलिए कह रही थी कि इस क्वेश्चन के अंदर बी और डी दो क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूजन होना जायज है, बी और डी में से, क्योंकि हमारे पास टाइप्स ऑफ बर्ड्स होती हैं जिनको हम अलग अलग वे से क्लासिफाई करते हैं, बट क्योंकि बर्ड्स का यहाँ पर कोई क्लासिफिकेशन मेंशन नहीं किया हुआ तो उसके अकॉर्डिंग पूछा हुआ है कि नॉर्मली बर्ड्स कहाँ पे होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बी भी आंसर बनता है। तो ठीक है, बी और डी दोनों आंसर्स बनते हैं, बट हाँ अगर हम नॉर्मल केसेस के अकॉर्डिंग देखें देन बी, लीफ एक्साइल्स। ओके वन से okay so but we have to choose one na, so we'll go with B. Baki rest I will confirm once with sir. Okay क्योंकि मैम अगर हमें वो ऑप्शन दी हुई है कि जिसमें हम टर्मिनल बर्ड को भी कंसिडर कर सकते हैं, तो फिर हम बी की तरफ ही जाएंगे ना। हाँ जी सॉरी बेटा। हाँ जी, तो बेटा मैं वही कह रही हूँ आपको कि मेरे अकॉर्डिंग बी एंड डी दोनों करेक्ट है, बट वी विल गो विद बी। बाकी मैं एक बार सर से दोबारा कंफर्म कर लूंगी, ठीक है। ओके बेटा समझ गए, क्योंकि बर्ड्स का नॉर्मली कनेक्शन लीफ एक्सियल पोजीशंस के साथ ही होता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। मोनोकॉट लीव्स ग्रोज बाय, मोनोकॉट लीव्स कैसे ग्रो होती हैं बेटा? हमेशा जो लीव्स होती हैं या साइड ब्रांचेस होती हैं वो हमेशा ग्रो होती हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो परमानेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है, साइड ब्रांचेस की ग्रोथ हमेशा यही करवाता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, मोनोकॉट लीव्स ग्रोज बाय इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर? Am I audible or not? यस मैम। Okay.
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रोज बाय अ सिंगल एपिकल सेल। बेटा आप मुझे बताओ एनाटॉमी में क्या आप लोगों ने थ्योरीज करी है, लाइक हिस्टोजन सेल थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी? नो मैम। ये उसका क्वेश्चन है। ओके, गिव मी अ सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंप्लीट टेस्ट क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे लगता है आधे से ज्यादा बच्चे टेस्ट क्वेश्चंस के लिए ही हैं। हाँ जी, उसके बाद मैं एनाटॉमी के लेती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है टेस्ट में से, अ सेल हैज 23 pairs of chromosomes just after completion of mitotic telophase. ऋत्विक आनंद, आई एम सो सॉरी बेटा, मैं क्रोमेटिड्स की जगह क्रोमोसोम रीड करके आपको आंसर दे दिया था। हमारे पास एक सेल है माइटोटिक टेलोफेज के बाद, उसके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मींस की 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है जी, तो कहते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितनी होंगी, तो 46 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 92 ऑफ कोर्स। सो आवर करेक्ट आंसर इज डी। तो ये करेक्शन है, क्योंकि मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये होता है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स डबल हो जाती है। ठीक है जी, सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? हाँ जी, क्लियर बेटा? यस मैम। या नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्टली। मेरे हिसाब से यार ये क्वेश्चन में भी कुछ दिक्कत है। आप लोगों ने इसका क्या मार्क किया है? या साइकस के अंदर कॉलेरॉइड रूट्स होती हैं, नॉट पाइनस। यस यस, साइकस के पास होती हैं, पाइनस के पास नहीं होती। बिल्कुल सही है, ए इनकरेक्ट है। सीक्वा के पास टैप रूट्स होती हैं। सी और डी तो करेक्ट है, ये तो बिल्कुल सही है, इनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आंसर की में ए गिवन नहीं है। नहीं 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 नहीं, डी डी तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है। ए ही आएगा बेटा इसका, डी नहीं, फिर ये भी करेक्शन है। ओके, सेड्रस के पास ब्रांच्ड स्टेम ही होती है। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेस ये भी क्लियर है सभी को। इन बनाना प्लांट टाइप ऑफ स्टेम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इज रिस्पेक्टिवली। बनाना प्लांट के पास टाइप ऑफ स्टेम कौन सी है एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कौन सी है रिस्पेक्टिवली? टाइप ऑफ स्टेम इन बनाना, शक्कर नहीं आएगा बेटा। ओ गॉड, इसका आंसर मेरे हिसाब से तो बी आएगा बेटा। या टाइप ऑफ स्टेम इन बनाना इज शक्कर। I do not agree. राइजोम तो नहीं होता। Still, for the better confirmation. नहीं, ऑनलाइन तो फॉरगेट इट बेटा, ऑनलाइन तो करेक्ट नहीं होता, हर बार करेक्ट हो ये बिल्कुल भी वो जरूरी नहीं है। ओके, जब आप लोग बेटा मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम करोगे, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स में भी राइजोम आता है। Rhizome is a modification of stem and sucker is a type of stem, and in case of banana,
sucker is type of stem and rhizome is a modification of stem, so B is the correct answer. मैंने अपने सामने वो खोली हुई है बुक, कौन सी है यार, ये एलिमेंट्री। आपको सर ने नहीं करवाया ये क्लास में, एक बनाना की एग्जांपल तो करवाते हैं क्लास में। बताओ बेटा, सर ने नहीं करवाया कि ये कोई शक्कर, बेटा अब मुझे तो अभी भी बी ही लग रहा है, ठीक है। मैं इसको एक बार सर के साथ डिस्कस करके फिर बता सकती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी ही आएगा। ओके, मैं सर को सेंड कर रही हूँ ये क्वेश्चन। ओके, जैसे बेटा मुझे सर का रिप्लाई आता है मैं आपको कंफर्म करती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग इसका बी ही आएगा। टाइप ऑफ स्टेम इज सक्कर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इज राइजो इन केस ऑफ बनाना। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मेन फंक्शन ऑफ लीफ इज, लीफ का मेन फंक्शन क्या होता है? या ग्रुप में कंफर्म कर दूंगी। मेन फंक्शन ऑफ लीफ इज, या and yeah, it is C, exchange of gases also, because without exchange of gases photosynthesis is not possible. अगर आप उस वे से भी जा रहे हो that main function of leaf is manufacturing of food, then without exchange of gases manufacture of food is not possible. A is given in की है नहीं, according to me it is C. Okay, correction. How is this possible? Yeah, this time so many corrections. Correction can also be done by petiole, can also be done by stem, can also be done by roots. But हम बचपन से लेके अभी तक बेटा मेन फंक्शन क्या पढ़ते आए हैं लीफ का, that मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड के साथ साथ स्टोमेटा की हेल्प से, एंड मेजर एक्सचेंज ऑफ फूड इज बाय लीफ। एंड सेकंड थिंग, क्या पेटियोल लीफ से अलग है? क्या लीफ का पार्ट नहीं होता पेटियोल बेटा? जब आप लोगों ने लीफ किया होगा तो आप लोगों ने ऐसे किया होगा ना, दैट इट कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स लाइक पेटियोल, लीफ, लैमिना। Nematophores are found in, निमेटोफोर्स किसके अंदर पाए जाते हैं? निमेटोफोर्स बेटा मेनली क्या होते क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर भी कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, जो जितने भी बेटा वाटर लॉग एरियाज होते हैं जहां पर पानी ज्यादा होता है और जो रूट्स हैं वो अंडरग्राउंड ब्रीथ नहीं कर सकती, उस केस में वो ऐसे, ये सॉइल है, थोड़ी सी एक आउट ग्रोथ करके इस तरीके से बाहर को ग्रो करती हैं, सो दैट अब ये ब्रीथ कर पाए। इन्हें हम निमेटोफोर्स बोलते हैं। निमेटोफोर्स कहाँ पाए जाएंगे? द वेजिटेशन विच इज फाउंड इन मार्शी एंड सैलाइन लेक, द वेजिटेशन विच इज फाउंड इन सैलाइन सॉइल, NCERT it is written in swampy and saline. पहले मुझे बता आंसर की में क्या गिवन है? यही गिवन है मैम। Thank God, I was scared, you know, I thought B given है। बेटा सेलाइन सॉइल में कहा, अगर सेलाइन सॉइल में है भी, अगर मैं जो चीज बोल रही हूँ आप उस चीज को समझो
कि saline soil means only salt concentration is high, right? But ब्रीदिंग में उसका क्या मतलब इतना ज्यादा वो होगा, ठीक है थोड़ा अफेक्ट होगी सेलाइन की प्रेजेंट की वजह से, थोड़ा सा अफेक्ट होगा ऑस्मोटिक उसमें, बट उसमें ज्यादा उसका अकेली सेलाइन सॉइल से नेमेटोफोर्स नहीं बन जाएंगे। मार्शी एरिया क्या हो बेटा, मार्शी एरिया में होते हैं नेमेटोफोर्स। पता नहीं यार तुम लोग गलत लिख रहे हो या मैं गलत बता रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही। या मार्शी एरिया इज अ वाटरलॉग्ड एरिया, वाटरलॉग्ड एरिया के अंदर ही नेमेटोफोर्स आते हैं, सो ए इज द करेक्ट आंसर। मार्शी एरिया वाले प्लांट्स के पास नेमेटोफोर्स होंगे ही होंगे, बिकॉज द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ नेमेटोफोर या फिर एग्जैक्ट पर्पस ऑफ नेमेटोफोर इज सर्व्ड इन मार्शी एरियाज ओनली। A is the completely correct answer here. Okay. मार्शी एरियाज, मैनग्रोव एरियाज, सभी जगह ये पाए जाएंगे। ये तो हो ही गया हमारे पास, ये तो करेक्शन है, इसका तो ए ही आएगा। इन मेज फाइब्रस रूट्स डेवलप फ्रॉम, मेज के अंदर फाइब्रस रूट्स कहां से डेवलप होती हैं? मानव बेटा वो क्लियर हो गया ना नेमेटोफोर्स वाला? ओके हाँ जी बेटा, मेज के अंदर फाइब्रस रूट्स कहां से डेवलप होती हैं? या इट इज ए, लोअर नोड्स, लोअर नोड से फाइब्रस रूट्स डेवलप होती है। मेज के केस में सपोर्टिंग रूट्स होती हैं, नॉट ओनली मेज, इवन शुगर केन के अंदर भी लोअर नोड से डेवलप होती हैं। सो ये तो सिंपल का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। Shouldn't it be the base of stem? But in case of maize बेटा it is from the lower nodes. वो आप बात कर रहे हो मोनोकॉट्स के अंदर, मोनोकॉट्स के अंदर they are from the base of stem, ठीक है जी। बट कुछ हमारे पास ऐसी हैं जैसे कि मेज, उनके केस में लोअर नोड से डेवलप होती हैं। ओके या A is the correct answer. A cell has 23 pairs. ये तो हो गया है अपना, इसका तो D आएगा, ठीक है। Organism has 15 picograms of DNA in its egg. How much DNA would be present in its nucleus in G2 phase? Okay. After S phase, ये तो पता है ना आपको, that amount of DNA doubles. Number of chromosomes remains same, right? अब एग के अंदर 15 पिकोग्राम्स है, एग के अंदर तो हाफ ही होता है डीएनए, क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो एक टिपिकल सेल के अंदर कितना होगा? 30 पिकोग्राम। अब इसके एस फेज के बाद मींस G2 फेज में होगा 60 पिकोग्राम्स। सो द करेक्ट आंसर शुड बी डी। समझ आ गया? अगर यहाँ पे किसी को 30 लग रहा है तो उसका कारण ये होगा क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर एग में गिवन है, नॉर्मल सेल के अंदर नहीं। ओके अब हम चलते हैं एनाटॉमी के क्वेश्चंस पे। 10 परमानेंट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। इसका आंसर क्या आएगा बताना? असर्शन और रीजन स्टेटमेंट्स करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट है मैम दोनों। या तो इसका आंसर बी आएगा। 175 question of paper also, for that you have to send me the question beta, because 175 तो जो है वो नहीं बेटा, इसका बी आएगा। परमानेंट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल्स, इसको
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फॉर्म ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, डिफाइन कर ही नहीं रहा। परमानेंट टिश्यू मेच्योर सेल्स का बना होता है, उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो बी आएगा इसका। ऋत्विक बेटा आप मुझे 175 क्वेश्चन सेंड कर दो इफ पॉसिबल, अदरवाइज थोड़ा बहुत ऑप्शंस ही बता दो, क्योंकि मेरे पास इस सीरियल में क्वेश्चंस नहीं होते। इन प्लांट्स ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन, प्लांट्स के अंदर अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या होता है बेटा, जब हम एक छोटा सा बेबी होते हैं, हमारे केस में ही सोच लो, हमारे पास कोई ऑर्गन नहीं बना, राइट? एम्ब्रियो का मतलब यही है ना, सेल्स प्रेजेंट है बट कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं बना है अभी। उस केस में हमारी बॉडी के सारे सेल्स डिवाइडिंग होंगे। आप लोगों ने स्टेम सेल्स के बारे में सुना है? स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी होती है सारे बॉडी ऑर्गन्स बनाने की फ्रॉम अ सिंगल सेल। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन मतलब अभी प्लांट के अंदर कुछ भी नहीं बना है, कोई ऑर्गन कुछ भी नहीं बना, तो अगर वो बनाने हैं वो कैसे बनेंगे? जब प्लांट के सारे सेल्स डिवाइड करेंगे और अपने अपने एक एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। मींस कि अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पूरे का पूरा प्लांट बॉडी और वी कैन से पूरे का पूरा एम्ब्रियो मेरिस्टेमेटिक होता है। सो ए ही इसका करेक्ट आंसर है। ऑल सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो डिवाइड। थैंक यू अनवी। Which one is not significant for cell reproduction? सेल के रिप्रोडक्शन के लिए कौन सिग्निफिकेंट नहीं है? सेल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है आप लोगों ने बेटा लिविंग वर्ल्ड के अंदर भी पढ़ा है। किसी भी सेल के केस में अगर हम देखें तो सेल साइकिल मींस एक यूनिसेल्युलर के केस में सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन सेम चीज है। सेल डिवीजन के लिए अगर रिप्रोडक्शन पूछा है हम सेल डिवीजन मान सकते हैं। आउट ऑफ दीज 4 सेल डिवीजन के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है? जी नॉट फेज। अगर एक सेल जी नॉट फेज में होगा तो वो डिवाइड करेगा ही नहीं। अगर किसी सेल का सरफेस एरिया वॉल्यूम इंक्रीज होगा, आंसर इज गिवन ग्रोथ। नहीं, इट शुड बी जी नॉट फेज, डी। अगर ग्रोथ होगी फिर तो सेल डिवाइड होगा। या इट शुड बी डी, ये भी करेक्शन के लिए ही जाएगा। ओके, मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट एट लैमिना मार्जिन इज, लैमिना मार्जिन मतलब कि बेटा जितनी भी लीव्स होती हैं या कोई भी ऐसा ऑर्गन उनके मार्जिन के ऊपर अगर हमने उसको ग्रो करवाना है तो कौन सा मेरिस्टेम होता है? जनरली ये आपको पढ़ाते नहीं है, मेरे को लगता है सर ने भी आई गेस नहीं करवाया होगा। मार्जिनल मेरिस्टेम, लैमिना मार्जिन के ऊपर मार्जिनल मेरिस्टेम होता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हिस्टोजेंस आर, बेटा ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये मेरिस्टेमेटिक थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चंस हैं। एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, तो ये करने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं जरूरत है एपिकल सेल थ्योरी, क्योंकि इसका तो सीधा सीधा आंसर ही ये है इस क्वेश्चन का तो कि अकॉर्डिंग टू एपिकल सेल थ्योरी दैट दिस प्लांट इज grown from a single apical cell, that is bryophyta. This is completely according to apical cell theory. So D इसका उसके according correct answer है, but ये theories हमारे syllabus में अब है नहीं। ठीक है जी, ये भी करेक्शन है। हाँ जी, और कोई डाउट हो? तीन चार क्वेश्चंस। In many cases, chromosome undergo some dispersion
they do not reach the extended stage of interphase nucleus. Ma'am, can you explain? Can you please explain? Although in many cases chromosome undergoes some dispersion, they do not reach the extended stage of interphase nucleus. बेटा डिस्पर्जन होता है हमारे पास, आप लोगों ने अभी म्यूटेशंस पढ़ा नहीं है, हमारे पास क्रोमोसोम म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के अंदर एक आता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में क्या होता है, क्रोमोसोम की कोई सेगमेंट एक हट जाती है, वहां से डिस्पर्स हो जाती है, चली जाती है, इधर डिलीट हो जाती है और किसी और क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच होती है। ठीक है जी, तो वो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम हमेशा के लिए लॉस हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि कुछ केसेस में क्रोमोसोम डिस्पर्जन हो जाता है, जिसकी वजह से वो इंटरफेस न्यूक्लियस, मतलब आगे जो जितने भी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में जितने भी इंटरफेस आएंगे, वो सेगमेंट, वो डिस्पर्स्ड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इस केस में जो सेल्स आएंगे वो नॉर्मल सेल्स नहीं होंगे। समझ गए? और कोई डाउट? Five questions? How 5 questions, beta? I guess 4. One, 2, 3, 4. ओके 4 और एक इधर है 5। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आर करेक्ट फॉर करेक्शन एंड एक सर ने बताना है। ठीक है, हाँ जी, और कोई डाउट हो किसी को? ओके, आई विल कंफर्म वंस विद सर बेटा, मैं फिर आपको कंफर्म कर देती हूँ इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।